हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट सीरीज हम लोगों ने वोकेबलरी की करी थी, उसमें हमने 20 वर्ड्स किए थे। तो हर वीडियो के बाद मुझे एक दो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, लेकिन अभी तक जो सबसे ज़्यादा मैसेज आए हैं वो वोकेबलरी चैप्टर, जो वोकेबलरी हमने क्लास किया था उसके बाद आए हैं। 7-8 मैसेज आए थे मेरे पास, उसमें सब में ज़्यादातर मैं यही लिखा था कि सर इसको कंटिन्यू करिएगा, इसको रोकिएगा मत, हमें ये वोकेबलरी इस तरह से पढ़ के बहुत समझ में आया। तो इसलिए मैं आज जो है एक ये वोकेबलरी पे हम लोग एक 20 वर्ड्स और करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने वही वर्ड्स किए थे जो CHSL और CGL में पूछे गए थे, और इस बार भी हम आगे और 20 वर्ड्स करेंगे जो भी रिसेंट ईयर SSC और CGL में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज से वोकेबलरी की। सेकंड हमारा ये क्लास है वोकेबलरी का। और हमारा जो ये अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ छोटी सी, वो ये कि ये जो मैं क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ ना, इसमें कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं रहती है और कोई मैं इसमें एडिटिंग नहीं करता हूँ। जो मेरे मन में आता है, जैसे आता है वो बोलता हूँ। अगर पीछे से कहीं कोई आवाज़ आ रही है तो वो भी एज इट इज़ रहेगी। मतलब ये कोई मैं इसकी प्रिपरेशन नहीं करता, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करूँ या इसकी एडिटिंग के लिए किसी को दूँ। मैंने किसी एडिटिंग के लिए किसी को ये देता नहीं हूँ। ये मैं बस रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये चाह रहा था कि ये चीज़ मैं आपको बताऊँ। चलिए, तो ये पहला वर्ड है हमारा इरेजोल्यूट। इरेजोल्यूट का मतलब होता है कोई चीज़ डगमग होना, या किसी चीज़ का ढुलमुल, या कोई चीज़ डावाडोल जो एकदम फिक्स ना हो। ठीक है, नॉट एबल और विलिंग टू टेक डिसीजंस और एक्शंस। कोई जब कोई आप अनिर्णय की स्थिति हो, या कोई आप कार्य दृढ़ता से ना कर पाए, ढुलमुल रहे, डावाडोल रहे, तो बोलते हैं वो इरेजोल्यूट है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि कंपनी फायर्ड द मैनेजर बिकॉज ही वॉज समवॉट इरेजोल्यूट एंड इनडिसिसिव। जो कंपनी ने उस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो बहुत ढुलमुल उस या कार्य करने का तरीका था, या डावाडोल कार्य करने का तरीका था, और वो निर्णय नहीं ले पाता था। इनडिसिसिव मतलब वो अनिर्णय की स्थिति में रहता था या निर्णय नहीं ले पाता था। तो इरेजोल्यूट मतलब ढुलमुल या डावाडोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद है हमारा अगला सेकंड। सेकंड है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि किसी चीज की बुनियादी विशेषता या वास्तविक विशेषता। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लिखते हैं कि गोल्ड हैज इंट्रिंसिक वैल्यू। गोल्ड हैज इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो सोना होता है उसकी अपनी एक बुनियादी वैल्यू होती है। तो दुनिया इधर की उधर आ जाए, मतलब रिसेशन आ जाए वर्ल्ड में, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसकी अपनी वैल्यू, जो बुनियादी वैल्यू है वो बरकरार रहेगी। ठीक है, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, जो उसकी बुनियादी विशेषता, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। ठीक, तो एन इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ डॉग्स इज दैट दे आर जनरली लॉयल। ये एक वास्तविक या एक बुनियादी विशेषता होती है डॉग्स की, कि वो हमेशा जनरली लॉयल रहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है थर्ड एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी का मतलब होता है कि आप जिस चीज का उदाहरण दे सकें, उदाहरणात्मक, या जिस चीज को कॉपी कर सकें, अनुकरणीय। वेरी गुड एंड सुटेबल टू बी कॉपीड बाय अदर पीपल। ऐसी चीज जिसको दूसरों के द्वारा कॉपी किया जा सके। ठीक है, तो जैसे इसका सेंटेंस में क्या है कि प्रोसिक्यूटर्स डिमांडेड एन एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। जो प्रोसिक्यूटर्स थे, यानी प्रोसिक्यूटर मतलब वो वकील जो अभियोग लगाते हैं, यानी अभियोजन वाले वकील, वो वकील जो आरोप लगाते हैं, उन्होंने एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की डिमांड करी। उन्होंने कहा कि ऐसा पनिशमेंट दीजिए कि आगे आने वाले जजेस या लोग इसको याद करें, या इसका एग्जाम्पल दें कि सर उस केस में ये पनिशमेंट दिया गया। तो एग्जेम्पलरी मतलब अनुकरणीय, या जिसका उदाहरण दिया जा सके, या जिसको कॉपी किया जा सके। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद है हमारा अगला फोर्थ है रेबेलियन। रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह करना, या गदर जिसको हम बोलते हैं, या बगावत करना। ठीक है, तो उसके हम मूवी के नेम से याद रखिए, सन्नी देओल की गदर। रिबेलियन मतलब बगावत या विद्रोह या गदर। व्हेन समवन अपोजेस, क्यों आदमी विद्रोह करता है? जब वो किसी आइडिया से, अथॉरिटी के किसी आइडिया से एग्री नहीं करता, डू नॉट एग्री विद, तब उसे बोलते हैं रिबेलियन। तो उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे कि रेबेलियन इन द मेन ऑपोजिशन पार्टी रिजल्टेड इन डिवीजन ऑफ वोट।
जो मेन अपोजिशन पार्टी थी, जो मुख्य विरोधी पार्टी थी, उसके अंदर जो बगावत हुई या विद्रोह हुई, उससे क्या फर्क हुआ? उससे ये हुआ कि वोट्स का डिवीजन हो गया, जो वोट जितने मिलने थे वो विभाजित हो गए। ठीक है, तो रिबेलियन मतलब बगावत या विद्रोह। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है कि किसी चीज को चौंकाना, चकित करना या हक्का बक्का करना। एस्टाउंड मतलब चकित करना या चौंकाना। ठीक है, टू सरप्राइज, किसी को सरप्राइज देना या किसी को शॉक देना। इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द जजेस डिसीजन एस्टाउंडेड एवरीवन। जो जज का निर्णय था उसने सभी लोगों को क्या कर दिया? आश्चर्यचकित कर दिया या चौंका दिया। ठीक है, तो दैट द मीनिंग ऑफ एस्टाउंड इज चकित करना या चौंकाना। चलिए हम आते हैं अपने अब नेक्स्ट सेंटेंस पे, सिक्स्थ सेंटेंस, सिक्स्थ वर्ड पे हमारे आज के वोकेबलरी के सेशन पे। प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है कि किसी चीज को सार्वजनिक करना या किसी चीज की घोषणा करना या किसी चीज को प्रकाशित करना या किसी चीज को आधिकारिक बनाना। ठीक है, किसी चीज को आधिकारिक बनाना या किसी चीज को सार्वजनिक बनाना या घोषणा करना। टू अनाउंस समथिंग पब्लिकली और ऑफिशियली, किसी चीज को पब्लिकली और ऑफिशियली किसी चीज को अनाउंस करना, उसको बोलते हैं प्रोक्लेम। ठीक, तो इसका सेंटेंस में यूज क्या है? द स्टार्स ऑन द यूनिफॉर्म प्रोक्लेम एन ऑफिसर्स सीनियोरिटी। जो कोई ऑफिसर है उसकी जो कंधे पे जो स्टार्स लगे होते हैं उसकी यूनिफॉर्म में, वो घोषणा करते हैं कि वो जो ऑफिसर है उसका सीनियरिटी लेवल क्या है। ठीक है ना, वो स्टार क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि सामने वाला वर्दी को देख के या उसको देख कर ही अंदाजा लगा ले कि इसका लेवल क्या है। जैसे आपको मालूम होगा, अगर पुलिस की हम बात करें, मतलब एटलीस्ट यूपी पुलिस की, अगर एक कंधे पे स्टार लगा है तो उसको हम बोलते हैं, वो है जो एक होता है ना सब इंस्पेक्टर, एएसआई बोलते हैं इनको, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अगर 2 स्टार लगे हो तो बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, या मैं येलो स्टार की बात कर रहा हूँ। अगर 3 स्टार, इसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। अगर 3 स्टार लगे हो तो बोलते हैं इंस्पेक्टर। ठीक है, और अगर उसके बाद तीन स्टार के बाद अगला स्टार क्या होता है? एक स्टार व्हाइट हो जाता है। व्हाइट का मतलब क्या होता है? अगर कंधे पे व्हाइट स्टार लगाओ तो उसका मतलब क्या होता है कि ये गजेटेड पोस्ट आ गई, मतलब डीटीएसपी हो गया या डीवाईएसपी हो गया, तो होता है 1। तो जो स्टार लगे होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोक्लेम, मतलब आधिकारिक रूप से घोषणा कर रहे हैं कि उस ऑफिसर की सीनियरिटी क्या है। तो प्रोक्लेम का मतलब घोषणा करना या प्रकाशित करना। उसके बाद अगला है 7th ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब कोई चीज़ जब जिद्दी होती है या कोई अपने विश्वासों को नहीं बदलता या कोई हठी होता है तो हम बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, वेरी डिटरमाइंड, बहुत दृढ़ है कोई व्यक्ति, अगर अपने बिलीव्स को, अपने विश्वास को या अपने कार्यों को या अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को ना चेंज करने के लिए, नॉट टू चेंज, उसको बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट। जिद्दी या हठी, उसको बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट। तो इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? यूनियन लीडर्स रिमेन ऑब्ड्यूरेट। जो यूनियन लीडर थे वो जिद्दी बने रहे या हठी बने रहे। दैट वर्किंग कंडीशंस एंड पे इम्प्रूव, कि जो सैलरी है या जो कार्य करने की स्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, कोई फैक्ट्री है या कहीं पर ऑफिस में, वो इम्प्रूव होनी चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। यूनियन लीडर्स उसको लेके हठी बने रहे या जिद्दी बने रहे। ठीक है, चलिए, तो आशा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम इसको कैसे वर्ड्स को कैसे हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंसेस में, उसका हिंदी में मीनिंग, उसका इंग्लिश में मीनिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फैमिश्ड। फैमिश्ड का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो अत्यधिक भूखा हो, एक्सट्रीमली हंग्री। तो कोई एक्सट्रीमली हंगर या एक्सट्रीमली हंग्री को बोलते हैं फैमिश्ड। FAMISHED, फैमिश्ड मतलब अत्यधिक भूखा व्यक्ति। आई वॉज फैमिश्ड, मैं भूखा था या मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। हैविंग हैड नो फूड और स्लीप फॉर 30 आवर्स, पिछले 30 घंटों से मैंने खाना नहीं खाया था और मैंने नींद भी नहीं ली थी, इसलिए आई वॉज फैमिश्ड, मैं बहुत ज़्यादा भूखा था, मैं अत्यधिक भूखा था। आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। ठीक है, उसके बाद है नाइन्थ है टॉट। टॉट का मतलब होता है जब कोई चीज़ खिंची हुई होती है या तनी हुई होती है तो हम उसको बोलते हैं टॉट। जैसे बोलते हैं अ टॉट रोप। अ टॉट रोप, रोप मतलब रस्सी, टॉट मतलब तनी हुई या खिंची हुई, एक खिंची हुई रस्सी। टाइट और कंप्लीटली स्ट्रेच,
जब कोई चीज़ टाइट होती है या स्ट्रेच्ड मतलब खिंची पूरी तरीके से खिंची हुई होती है, उसको हम बोलते हैं टॉट। इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही केप्ट हिज आईज ऑन द रोड अहेड, उसने अपनी नजर जो है वो रोड आगे आने वाली रोड पे रखी। हिज फेस टॉट विद कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? एकाग्रता। उसका फेस जो है, उसका चेहरा एकाग्रता से तना हुआ था और उसने अपनी आंखें आगे आने वाली रोड पर गड़ाए रखी, ठीक। जैसे एक और सेंटेंस का एग्जाम्पल है, द मूवी हैड अ टॉट स्टोरी लाइन। तो अगर कोई मूवी जो है वो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देती या आपकी नजरें हटाने नहीं देती, तो हम क्या कहते हैं? द मूवी हैड अ टॉट स्टोरी लाइन। कि मूवी की जो पटकथा थी, मूवी की जो स्टोरी लाइन थी, वो बहुत ही खिंची हुई थी, मतलब बहुत ही तनी हुई थी, मतलब उसमें कोई भी झोल नहीं था मूवी की स्टोरी लाइन में, ठीक है। तो टॉट मतलब किसी चीज का खिंचा हुआ होना या तना हुआ होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10वां वर्ड है कंस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज कसी हुई या कोई चीज पतली या कोई चीज संकीर्ण, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रिक्ट मतलब किसी चीज का कसा हुआ होना, पतला होना या किसी चीज का बहुत संकीर्ण होना, ठीक है, बहुत ही संकीर्ण होना। टू मेक समथिंग नैरोअर और टाइटर और टू बिकम नैरोअर और टाइटर, किसी चीज का बहुत ही पतला होना या बहुत टाइट होना, ठीक है। जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि लखनऊ का एक एरिया है चौक, पुराने लखनऊ का, या हम ये कह सकते हैं कि ओल्ड लखनऊ, या तो ओल्ड लखनऊ हैज कंस्ट्रिक्ट लेन्स। ओल्ड लखनऊ है, उसके अंदर जो गलियां हैं, लेन्स हैं, वो क्या है? बहुत कंस्ट्रिक्ट है, बहुत संकीर्ण है, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे? डिसिप्लिन यानी अनुशासन कंस्ट्रिक्ट्स द चॉइसेस, आपकी जो चॉइसेस हैं, आपके जो ऑप्शंस हैं, उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, संकीर्ण कर देता है। बट इट अल्टीमेटली इज बेनिफिशियल, बट अंततः ये आपके लिए लाभकारी होता है। तो जीवन में अगर आपने अनुशासन को अपना लिया कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, ठीक है, तो आपके पास से चॉइसेस खत्म कर देता है। चॉइसेस मतलब अरे आज ठंड है, रजाई में रहते हैं, आज गर्मी बहुत है और रात भर में सो नहीं पाया, आपके सारे ऑप्शंस बंद कर देता है जो अनुशासन है या जो डिसिप्लिन है। और लेकिन होता क्या है? अल्टीमेटली ये बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो आपकी चॉइसेस को संकीर्ण कर देता है, डिसिप्लिन कंस्ट्रिक्ट कर देता है, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिशियल। तो कंस्ट्रिक्ट मतलब संकीर्ण होना, पतला होना या कोई कसा हुआ होना, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने 11th वर्ड पे। जैसे मैंने पहले बताया, सारे के सारे एसएससी के सीजीएल या सीएचएसएल में आए हुए वर्ड्स हम लोग आज देख रहे हैं। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब कोई विवाद होना या कोई तकरार होना, ठीक है, या कोई आर्ग्यूमेंट होना। आर्ग्यूमेंट भी कैसा आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट भी जो बहुत लाउड हो, बहुत तेज हो, लाउड आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, ठीक है। कोई विवाद होना या कोई लाउड बहुत तेज आर्ग्यूमेंट होना, उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। अकॉर्डिंग टू विटनेस, विटनेस के अनुसार, विटनेस की हिंदी क्या होती है? प्रत्यक्षदर्शी। द अल्टरकेशन बिटवीन द टू मेन स्टार्टेड इनसाइड द रेस्टोरेंट। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके अनुसार जो विवाद है या जो तकरार है, वो उन आर्गुमेंट है, वो उन दोनों मेन के, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में कब शुरू हुआ? इनसाइड द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के अंदर शुरू हुआ, ठीक है। तो अल्टरकेशन मतलब विवाद या तकरार। उसके बाद अगला है रिले। रिले मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना, उसी चीज को उसी तरीके से आगे बढ़ाना, दोहराना या किसी चीज का प्रसारण, ठीक है। टू रिपीट और ब्रॉडकास्ट समथिंग यू हैव हर्ड और सीन, कोई चीज जो आपने कहीं सुनी हो या कहीं देखी हो, उसको आगे रिपीट कर देना या आगे बढ़ा देना, उसको बोलते हैं रिले करना, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई वॉज टोल्ड द न्यूज फर्स्ट एंड देन आई रिलेट इट टू द अदर्स। वो न्यूज पहले मुझे बताई गई और मैंने उसको मैंने उसको देन आई रिलेट, मतलब मैंने उसको आगे बढ़ा दिया, आगे प्रसारित कर दिया, आगे दोहरा दिया लोगों को, ठीक है। तो रिले मतलब किसी चीज का प्रसारण करना या दोहराना। ये हमारा हो गया वर्ड नंबर 12। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डीवीएस। डीवीएस, डीवीएस का मतलब होता है कोई चीज कुटिल या चालाक, या इसका हिंदी में एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है, उसको बोलते हैं काइयां। काइयां मतलब जो व्यक्ति अपना, स्ट्रीट स्मार्ट भी बोल सकते हैं इसको, जो व्यक्ति अपना काम निकाल ले, ठीक है, नैतिक अनैतिक तरीकों से, चालाकी से, कुटिलता से, उसको बोलते हैं
काइयाँ या डीवीएस। क्लेवर, चालाक, यूजिंग डिसऑनेस्ट मेथड्स, मतलब ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट मेथड होना चाहिए इसमें, मतलब ईमानदार तरीके से हो या बेईमानी के तरीके से हो, अपना काम निकाल लेगा वो, उसको बोलते हैं डीवीएस। तो इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल क्या होगा, यू हैव टू बी डीवीएस, आपको कुटिल होना पड़ेगा, चालाक होना पड़ेगा, इफ यू आर गोइंग टू सक्सीड इन बिजनेस, अगर आप बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हो तो यू हैव टू बी डीवीएस, आपको क्या होना पड़ेगा, कुटिल होना पड़ेगा, चालाक होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस नंबर था 13। अगला सेंटेंस है हमारा 14। 14 है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट या अज्ञात, मतलब ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होती है। ठीक है, ज्यादा लोगों को नहीं मालूम होती है, जब कोई चीज ज्यादा लोगों को मालूम नहीं, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्सक्योर, नॉट नोन टू मैनी पीपल। ठीक है, नॉट नोन टू मैनी पीपल। तो इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, फॉर सम ऑब्सक्योर रीजंस, मतलब कुछ अज्ञात कारणों से द कोरियन म्यूजिक इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। जो कोरिया का म्यूजिक है, कोरिया का जो संगीत है वो भारत में बहुत पॉपुलर है। इसका कारण अज्ञात है, किस लिए कोरिया का म्यूजिक इंडिया के स्पेशली टीनेजर्स में, यंगस्टर्स में इतना पॉपुलर हुआ, वो उसके कारण अभी तक, रीजन जो है वो ऑब्सक्योर है, रीजन अभी तक अस्पष्ट है या अज्ञात है। ठीक है, तो ऑब्सक्योर मतलब नॉट नोन टू मैनी पीपल, अस्पष्ट या अज्ञात। उसके बाद अगला वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी चीज को दोष मुक्त करना, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को दोष मुक्त करना, हम बोलते हैं एक्सोनरेटेड। ठीक है, मुक्त करना या दोषी नहीं करार देना या दोषी नहीं होना, उसको बोलते हैं एक्सोनरेट। तो इसको इंग्लिश में कैसे इसका मीनिंग है, व्हेन समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग। गिल्टी मतलब दोषी होना, नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज का दोषी ना होना, उसको बोलते हैं हम एक्सोनरेट। कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, द फाइनल रिपोर्ट एक्सोनरेटेड द पायलट्स फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एयर क्रैश। जो फाइनल रिपोर्ट थी उसने एयर क्रैश से पायलट्स को दोष मुक्त कर दिया। द फाइनल रिपोर्ट एक्सोनरेटेड द पायलट्स, जो फाइनल रिपोर्ट थी उसने पायलट्स को दोष मुक्त कर दिया उस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो कि एयर क्रैश में हुई थी। ठीक है, तो एक्सोनरेटेड मतलब मुक्त करना या दोष मुक्त करना। ठीक है, ये हमारा हो गया 15th। उसके बाद है हमारा 16th। 16th है रैंसैक। रैंसैक का मतलब होता है लूटना, खोजना, और लूटना भी कैसे, बहुत ही वॉयलेंट वे में। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पुलिस रैंसैक्ड द हाउस, पुलिस ने कोई चीज खोजने के लिए पूरा घर जो है वो रैंसैक कर दिया, मतलब पूरा घर जो है वो बड़े केयरलेस वे में इधर उधर कर दिया। ठीक है, तो रैंसैक का मतलब होता है किसी चीज को खोजने के लिए या किसी चीज को लूटने के लिए अस्त व्यस्त कर देना बुरी तरीके से। ठीक, तो टू सर्च अ प्लेस इन अ वायलेंट एंड केयरलेस वे, किसी चीज को ढूंढने के लिए बहुत ही वायलेंट वे में और बहुत ही केयरलेस वे में किसी चीज को ढूंढना। ठीक है, टू सर्च अ प्लेस। जैसे द बर्गलर्स, बर्गलर्स मतलब जो बर्गलरी करते हैं, चोर, या जिसको बोलते हैं कि घुसपैठ करते हैं जो लोग, या चोर होते हैं या डकैत होते हैं। द बर्गलर्स रैंसैक्ड द हाउस बट फाउंड नथिंग वैल्यूएबल। जो बर्गलर थे यानी जो चोर थे या घुसपैठ करने वाले थे, उन्होंने पूरा घर तितर बितर कर दिया, पूरा घर इधर उधर कर दिया, सामान इधर उधर कर दिया, बट उन्हें कुछ भी चीज वैल्यूएबल नहीं मिली, कोई भी चीज कीमती नहीं मिली, लेकिन द बर्गलर्स रैंसैक्ड द हाउस। ठीक है, चलिए अगला है लिंगर। लिंगर मतलब होता है किसी चीज में विलंब करना या देरी करना। ठीक है, टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू लीव और डिसअपियर, किसी चीज को छोड़ने में बहुत टाइम लगाना या किसी चीज को डिसअपियर होने में, किसी चीज को खत्म होने में, जाने में जब बहुत टाइम लगता है तो हम बोलते हैं कि वो काम लिंगर ऑन है, या वो बोलते हैं उस चीज में लिंगर हो रही है। ठीक है, यूजेज कैसे सेंटेंस में करेंगे, दिस रेस्टोरेंट्स फूड, इस रेस्टोरेंट का जो खाना है
हैज़ अ टेस्ट दैट लिंगर्स इन योर माउथ। इस रेस्टोरेंट के जो खाने का टेस्ट है वो तुम्हारे या हमारे मुंह में बहुत देर तक रहता है। उसका जो टेस्ट है वो हमारे मुंह में लिंगर ऑन करता है, मतलब बहुत देरी करता है, बहुत देर तक रहता है, इतना अच्छा टेस्ट है। ठीक है, तो लिंगर मतलब किसी चीज में विलंब करना या देरी करना। ठीक है, ऑफिशियल्स लिंगर्ड ऑन माई वर्क, मतलब ऑफिशियल्स ने मेरे काम में बहुत विलंब किया या देरी करी। ठीक है, अगला है कैमरेडरी। कैमरेडरी का मतलब होता है भाईचारा या आपस में बहुत अच्छे तरीके से रहना, मेल मिलाप, उसको बोलते हैं कैमरेडरी। ठीक है, अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडलीनेस, एक बहुत दोस्ताना व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति। ठीक है, भाईचारा जिसको बोलते हैं हिंदी में, कैमरेडरी का मतलब होता है भाईचारा या मेल मिलाप या एक बहुत ही दोस्ताना व्यवहार। दोस्ताना व्यवहार इसको बोलते हैं कैमरेडरी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देयर वॉज अ लॉट ऑफ कैमरेडरी एंड रिस्पेक्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। जो इंडियन क्रिकेट टीम के मेंबर थे, भारतीय क्रिकेट टीम के जो मेंबर थे, उनके अंदर बहुत ही आपस में सम्मान था, आदर था और कैमरेडरी थी, भाईचारा था, आपस में काफ़ी अच्छा सौहार्दपूर्ण इन्वायरमेंट था, बहुत ही मेल मिलाप था। ठीक है, देयर वॉज अ लॉट ऑफ कैमरेडरी एंड रिस्पेक्ट, बहुत ही भाईचारा था और रिस्पेक्ट थी इंडियन क्रिकेट टीम के मेंबर्स में। तो कैमरेडरी मतलब दोस्ताना व्यवहार, मेल मिलाप, भाईचारा। उसके बाद हमारा अगला है सेकेंड लास्ट 19th, टेनेशियस। टेनेशियस मतलब होता है कोई चीज़ दृढ़ होना या कोई चीज़ ऐसी होना जिसमें बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी अगर आप कोई चीज़ बंद करने को तैयार नहीं है या वहाँ से हटने को तैयार नहीं है, उसे बोलते हैं टेनेशियस। ठीक, डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्प, टू डू समथिंग, किसी कार्य को करने के लिए बहुत दृढ़ संकल्प रहना, या अनविलिंग टू स्टॉप ट्राइंग, किसी चीज़ को ट्राई करने से रोकने के लिए तैयार ना होना, मतलब लगातार ट्राई करते रहना, इवन व्हेन सिचुएशन बिकम्स डिफिकल्ट, जब सिचुएशन कठिन हो जाए उसके बाद भी। तो टेनेशियस का मतलब दृढ़ संकल्पता कह सकते हैं आप, डिटरमाइंड होना किसी चीज़ के लिए। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द बेबी टुक माई फिंगर इन इट्स टेनेशियस लिटिल फिस्ट। जो बच्चा था छोटा सा, उसने मेरी उंगली को अपनी छोटी सी फिस्ट, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी में, अपनी मुट्ठी में, कैसी मुट्ठी? टेनेशियस मतलब ऐसी मुट्ठी जिसको वो छोड़ नहीं रहा था, यानी बड़ा मतलब दृढ़ संकल्प था वो कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसी मुट्ठी में, कैसी मुट्ठी में? जो ना छोड़ने वाली मुट्ठी। द बेबी टुक माई फिंगर, जो बच्चा था उसने मेरी उंगली को अपनी छोटी सी मुट्ठी में बड़े ही कस के पकड़ लिया या रख लिया, इसको वो छोड़ने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो टेनेशियस मतलब कि जब आप किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, डिटरमाइंड रहते हैं, दृढ़ संकल्प रहते हैं। ठीक है, चलिए आज का है लास्ट 20th, पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है किसी चीज़ में चिंताग्रस्त रहना, किसी चीज़ में ध्यान मगन रहना, या बहुत ही गहराई में सोचते रहना, उसको बोलते हैं पेंसिव। ठीक है, थिंकिंग, जब आप किसी चीज़ को शांत पूर्वक सोच रहे हैं, थिंकिंग इन अ क्वाइट वे, ऑफन विद अ सीरियस एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, जब आपके चेहरे पे बहुत ही सीरियस भाव आ रहे हो, उसको बोलते हैं पेंसिव। ठीक, इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? इन हर ओल्ड एज, अपनी वृद्धावस्था में, शी बिकेम विदड्रॉन, मतलब वो अकेली रह गई, अकेली पड़ गई, या वो अकेलेपन में रहने लगी। एंड पेंसिव, और चिंताग्रस्त या ध्यान मग्न रहने लगी। हार्डली स्पीकिंग टू एनीवन, बड़ी मुश्किल से ही वो किसी से बोलती थी। ठीक है, अपनी वृद्धावस्था में वो विदड्रॉन मतलब होता है जो अकेले रहने लगता है, विदड्रॉन का मतलब जो व्यक्ति अकेले रहने लगता है। एंड पेंसिव, चिंताग्रस्त, ध्यान मगन रहने लगी। हार्डली स्पीकिंग टू एनीवन, और बड़ी मुश्किल से ही किसी से बोलती थी। ठीक है, तो पेंसिव का मतलब चिंताग्रस्त या ध्यान मगन। थिंकिंग इन अ क्वाइट वे, ठीक है, बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन चेहरे पे। ये बोलते हैं कि रमेश इज इन अ पेंसिव मूड टुडे। पेंसिव मूड का मतलब कि ऐसा मूड जिसमें वो बहुत ही चिंताग्रस्त लग रहा है या अपने आप में ही खोया हुआ है, सोच रहा है, और बहुत ही गंभीर उसके चेहरे पे भाव बने हुए, इसको बोलते हैं पेंसिव मूड। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे आज हो गए 20 वर्ड्स। इनको जल्दी से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमने किए हैं। इरेजोल्यूट, इंट्रिंसिक, एग्जेम्पलरी, रेबेलियन, एस्टाउंड, प्रोक्लेम, ऑब्ड्यूरेट, फेमिश्ड, टॉट, कंस्ट्रिक्ट,
ऑल्ट्रिकेशन, रिले, डिवियस, ऑब्सक्योर, एक्सोनरेट, रेंसेक, लिंगर, कैमरेडरी, टेनेसियस और पेंसिव। ठीक है, तो ये आज हमने 20 वर्ड करे और हमारे ये 20 के 20 वर्ड हमारे पिछले कुछ वर्षों में एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे गए थे। ठीक है, और हमने इसका मीनिंग समझा वर्ड का हिंदी में, हमने उसका इंग्लिश में मीनिंग समझा, हमने उसको सेंटेंस में यूज़ किया। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले भी वायदा किया है, मैं आपसे दोबारा वायदा करता हूँ कि हम लोग इस वोकेबलरी की सीरीज़ को या कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज़ को या PQRS की सीरीज़ को, इन सब को हम मेंटेन करेंगे और आगे हम इनको रेगुलरिटी इसमें बनाए रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको आज के इस सेशन से फ़ायदा महसूस हुआ होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने पढ़ाने के अंदाज में, स्टाइल में कुछ चेंज करना चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं आपको स्लाइड्स पे पढ़ा रहा हूँ और हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में जल्दी हम लोग एक डिजिटल पैनल पे एक प्रॉपर स्टूडियो में भी क्लास हो सकता है शुरू करें। ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसे रिस्पॉन्स आता है और उसके बाद हम लोग हो सकता है डिजिटल पैनल पे भी शुरू करें। ठीक है, चलिए, कुछ एक दो स्टूडेंट ने लिखा है कि सर किसी दिन एक मोटिवेशन का लेक्चर भी थोड़ा सा छोटा सा ले लीजिए। तो मोटिवेशन के वीडियोस तो देखिए वैसे तो भरे हुए हैं और मैं अपने क्लास में सभी से कहता हूँ कि रोज़ सुबह उठने के लिए हो सकता है मोटिवेशन चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी ने कह दिया कि कल सुबह 6 बजे भूकंप आने वाला है तो कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, भाग जाओगे आप। सड़क से गुजर रहे हो और पीछे किसी कुत्ते ने दौड़ा लिया, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। मोटिवेशन सब अंदर से आता है और आ जाता है समय पड़ने पर। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी जो इच्छा है, डिज़ायर है किसी चीज़ को पाने की, वो कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ को पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमारे इंग्लिश में कहते हैं, डिसिप्लिन ईट्स मोटिवेशन फॉर ब्रेकफास्ट। का मतलब क्या होता है कि जो अनुशासन है वो जो मोटिवेशन है उसको उससे बहुत ज़्यादा आगे है। तो मोटिवेशन इज़ लाइक अगर मैं 1 मिनट में लूँ तो मोटिवेशन इज़ लाइक स्टेरॉयड का इंजेक्शन, कि आज इंजेक्शन लगा दिया। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को जो अपनी तेज़ दौड़ना होता है तो कुछ लोग उसको इलीगली यूज़ करते हैं। तो स्टेरॉयड का इंजेक्शन है कि आज मैंने दे दिया, 1-2 दिन तक चला, या किसी आपने मोटिवेशनल स्पीकर को देख लिया, 2-4 दिन चला और फिर वो वापस उसकी बैटरी डाउन हो गई। बट अगर डिसिप्लिन है, टाइम लगता है बनने में, तो फिर ठीक है। मोटिवेशन में ये नहीं कहता हूँ कि वीडियो नहीं देखने चाहिए, आपको एनर्जी मिलनी चाहिए और ज़रूर देखने चाहिए, बट टोटली मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, डिपेंड होना चाहिए डिसिप्लिन, अनुशासन। चलिए, किसी दिन एक छोटा सा सेशन लेंगे मोटिवेशन पे और कोशिश करेंगे कुछ अलग तरीके से बात करें मोटिवेशन की। ठीक है, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहे मेरे साथ और आशा करते हैं आज की क्लास से आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।